Hello everyone, welcome to MV classes Labor Law and HRM. I am Vanna, 3 times qualified NAT Code 55 in Labor Welfare and Industrial Relation, and today I will cover organization behavior, that is a part of Code 55 Unit 4, and is also useful in BBA, MBA, PSU and Code 17 in Management also. So firstly I congratulate you all जिन्होंने नेट क्वालिफाइड किया है, JRF क्वालिफाइड किया हुआ है, एंड जिन्होंने नहीं किया उनके लिए ऑल द बेस्ट। आप कंसिस्टेंटली मेहनत करिए और आप नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है उसमें 100% क्वालिफाइड करेंगे। देखिए, मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि हम किस तरीके से फॉलो कर सकते हैं कि सबसे पहले आपका कोई भी एग्ज़ाम हो आपको कंसिस्टेंसी फॉलो करनी है। ऐसा नहीं है कि आप 5 दिन पढ़े और फिर 10 दिन का आपने ब्रेक ले लिया। तो आपको क्या करना है, कंटिन्यूसली मेहनत करनी है अपनी रिगार्डिंग कोई भी अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए। और हम लोगों में क्या है, एक आदत होती है कि जब हमारा एग्जाम आने वाला होता है उसके लास्ट 15 डेज में हम पढ़ते हैं और एग्जाम दे देते हैं। फिर हम कहते हैं कि काश ये पढ़ लिया होता है, ये तो बहुत ईजी होता है। लेकिन हमें क्या करना है, जैसे अभी जून का एग्जाम है तो हमें अभी से प्रिपरेशन करनी चाहिए और हम अभी हमारे पास इनफ टाइम है, 2 to 3 months इज इनफ। I think those who want to qualify UGC, NET and JRF. मैं अपनी जर्नी बताऊं तो अभी भी स्टिल आई एम वर्किंग इन अ प्राइवेट सेक्टर एंड स्टिल आई क्वालिफाइड द UGC NET 2021। तो हमें क्या करना है, कंसिस्टेंसी लेके आनी है और अपने किसी भी पढ़ने के पैटर्न में। और सेकंड थिंग्स ये है कि जो भी हम पढ़ते हैं उसमें बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। बेसिक कंसेप्ट के लिए मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आप आजकल जो पैटर्न है एग्जाम का वो चेंज होता जा रहा है। ऐसा नहीं कि आपने कोई चीज रट ली और उसके बेसिस पे आप एग्जाम दे आए, आपको उस पर अपना दिमाग भी लगाना होता है। क्योंकि जो यूजीसी ने जो अपना लेवल ऑफ कहते हैं ना टफनेस इंक्रीज कर दिया है कि आप अपना मेंटल पावर, अपना मेंटल रीजनिंग के बेसिस पे आप अपना दिमाग लगा के उन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। उसके बाद कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप अब क्या करोगे, आप उसने कंटिन्यूसली फॉलो करेंगे। और थर्ड टाइम आपका जो मटेरियल है वो ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए। मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर बुक फॉलो करो या कोई पर्टिकुलर एक बुक के साथ साथ, ऐसा नहीं है आज की डेट में आप कोई भी एक ऐसी बुक नहीं है जिसमें आपको पूरा होल सिलेबस आप उससे फाइंड आउट कर सकते हो और आप उसकी सारी क्वेरी सॉल्व कर सकते हो। आपको गूगल से भी कुछ अपडेटेड जो टॉपिक्स हैं आप देखते हो। जैसे कि मैं HRM यूनिट 1 की बात करूं, कहीं भी उसमें HRM मॉडल के बारे में सिलेबस में जिक्र नहीं हुआ है, लेकिन हर ईयर हर 6 months बाद आपको कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये मॉडल किसने दिया है। तो कुछ ऐसे टॉपिक है जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट हो गया, कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट हो गया, आपका HRM मॉडल्स हो गए, इन्हें हमें पढ़ के जाना ही होता है अपार्ट फ्रॉम सिलेबस। तो इन सारी चीज़ों को, अपडेटेड क्राइटेरिया को आप ध्यान में रखिए। एंड इसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे कि हम कोई भी यूनिट कवर करते हैं, अभी ये हमारा जो हमने अभी प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है एलवी क्लासेस लेबर लॉ एंड HRM, इसमें हम 2 कलीग्स हैं, बोथ आर एटलीस्ट 2 times क्वालिफाइड and NET Code 55 and one is research scholar and I am working in a private sector। and अगर आप करना चाहते हो, इनरोल होना चाहते हो, तो आप इस पर हो सकते हो। एंड वी विल प्रोवाइड ऑल मटेरियल रिगार्डिंग NET Code 55 एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑल्सो एंड एटलीस्ट लास्ट 5 ईयर। क्योंकि हमें क्या होता है कि हमें पैटर्न पता चल जाता है कि हमें जो सिलेबस में नहीं है वो हम अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करते हैं तो उसके बेसिस पे हमें आइडिया हो जाता है कि किस तरीके से हमारा जो NTA है वो पैटर्न फॉलो कर रहा है। लेकिन आपको एक बात बता दूं, हर 6 month बाद उसका पैटर्न डिफरेंट होता है। एंड इसके बाद हम आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे एंड हर एक कंसेप्ट क्लियर कराएंगे, जिससे कि आपको आगे का जो एग्जाम है आप क्वालिफाई कर सको। एंड आई विश यू विल अचीव योर गोल रिगार्डिंग द अपकमिंग एग्जाम। एंड इसमें मैं आपको, अगर आप जानना चाहते हो तो मैं आपको स्ट्रेटेजी एंड टिप्स भी बता सकती हूँ जिसे आप फॉलो कर सकते हो और
ये जो नेट है ना, उसमें आपको इतना टाइम नहीं है। देखिए नेट का केस सिंपली अगर आपके बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर है, अगर आप वो कंसिस्टेंटली फॉलो करो, एटलीस्ट आप 2 मंथ्स भी अगर मेहनत की आपने ये सोचा कि अभी मेरे पास सिर्फ 2 to 3 मंथ्स है और मैंने अभी बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप आज भी नेट की अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो आप अपकमिंग एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बता दिया, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग कोई भी एग्जाम मटेरियल एंड किस तरीके से आप क्वालिफाई कर सकते हो, तो हम आपको बता सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में ईमेल आईडी है class@mv01hr है, टेलीग्राम चैनल पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जिस पर आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। आज जो मैं बताना चाह रही हूँ वो है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर यूनिट 4 के कुछ बेसिक कंसेप्ट। स्टार्ट करते, क्योंकि किसी भी यूनिट को पढ़ने से पहले हमें उसके बारे में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ओबी होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ओबी के बारे में। ओबी क्या है, एक किस तरीके से हम कहते ना, एक पहले ये होता था कि सिर्फ हमारा ह्यूमन बिहेवियर ही मैटर करता था। अब हमें क्या है, हमें समझना पड़ता है कि हमारा ह्यूमन बिहेवियर क्या है, इंडिविजुअली क्या है, ग्रुप में तो क्या है, और ऑर्गेनाइजेशन में क्या है। तो हम क्या एक अंडरस्टैंड या प्रेडिक्शन कह सकते हो, ट्राई करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए, इंडिविजुअली भी और ग्रुप में भी, जब वो ऑर्गेनाइजेशन में रहता है। तो अब मैंने हमेशा बोला है कि कोई भी आप अगर डेफिनेशन समझते हैं तो हमें किसी न किसी एक पर्टिकुलर ऑथर को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा एक ऑथेंटिकेटेड, कहते ना, मटेरियल एक ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए। कि एक स्टेफन पी रॉबिन्स के बारे में पढ़ेंगे हम, उन्होंने क्या बोला। Organization behavior is a field of study that investigate the impact of that individuals, group and structure have on behavior within the organization for the purpose of applying such a knowledge toward the improving organization effectiveness। देखिए क्या है कि एक इस तरीके का हम बिहेवियर है, इस तरीके की स्टडी है जिसमें हम यही देखते हैं कि किसी भी एक इंडिविजुअल का या ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय का या जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है हमारे उसमें, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, जिससे कि उसकी नॉलेज क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, जिससे कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो, इफेक्टिवनेस इंक्रीज हो। अब हम पढ़ेंगे कि हम कोई भी ओबी है उसे हम 2 पर्सपेक्टिव से हमेशा देखते हैं। एक होता है हमारा इंटरनल, मतलब इंडिविजुअल का बिहेवियर, एक एक्सटर्नल, एंड हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कहते हैं ना कि हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को किस तरीके से परसीव करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, एक एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। एंड अब ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर हम क्यों पढ़ते हैं, तो ये क्या करता है, हमारी स्टडी करता है कि हमारा ह्यूमन बिहेवियर किस तरीके से है जो हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो इस चीज को हम स्टडी करते हैं, जिसके बेसिस पे हमें ऐसे भी बिहेवियर पैटर्न फॉलो करवा सकते हैं जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस है वो इम्प्रूव हो। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या होता है एक्चुअल में। अब हम पढ़ेंगे कंसेप्ट क्या है। देखिए मेनली 2 की एलिमेंट्स होते हैं, एक तो नेचर ऑफ पीपल एंड सेकंड नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब नेचर ऑफ पीपल में हम क्या पढ़ेंगे, नेचर ऑफ पीपल क्या होता है, बेसिक के की क्वालिटी क्या है, पर्सन की क्वालिफिकेशन क्या है, कैरेक्टर क्या है, उसका सिमिलर है अदर पर्सन से, यूनिक है, और उसके इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है। इंडिविजुअल डिफरेंस में आप ये देखोगे उसकी पर्सनैलिटी कैसी है एंड परसेप्शन कैसा है, उसका होल पर्सन कैसा है। मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ उसकी नॉलेज हमने देख ली, उसका एकेडमिक रिकॉर्ड दे दिया, इवन उसका प्रायर एक्सपीरियंस कैसा है, उनका बैकग्राउंड नॉलेज कैसा है, वो कितना मोटिवेटेड बिहेवियर कितना है, जैसे किसी भी टास्क को वो करने के लिए कितना मोटिवेटेड रहता है, किसी भी कितना प्रोएक्टिव है किसी भी डिसीजन को सॉल्व करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए। तो हम उसको ये सारी चीजें हम देखते हैं, वैल्यू पर्सन क्या है, उसके एथिक्स क्या है, तो ये सारी चीजें क्या है हमारा नेचर ऑफ द पीपुल की देखते हैं। अब हम देखेंगे नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, ये उसका ऑर्गेनाइजेशन का क्या मोटिव है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए ग्लोबल मार्केट पे क्या वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराती है, एम्प्लॉय का स्टैंडर्ड, क्योंकि जो भी पॉलिसी बनाती है वो ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, और क्या उसका रिफ्लेक्शन है कंपनी का, क्या उसके स्टैंडर्ड है, क्या कंपनी की पॉलिसी है, रूल रेगुलेशन क्या है, किस तरीके का सिस्टम है उसका, सोशल सिस्टम कैसा है उसका, कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है सॉरी सोशल सिस्टम कैसे, किस
तरीके से वो सोशलाइज है विद अदर फर्म से, कस्टमर से किस तरीके से इंटरेक्ट करती है, आउटवर्ड में उसका क्या स्टैंड है, क्या अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या उसके रोल है, स्टेटस है, और ये सारी चीजें हम देखते हैं। और फॉर्मल भी क्या सिस्टम है उसका, और इनफॉर्मल भी है। देखिए सोशल सिस्टम में भी दो है, फॉर्मली जो आपको लीगली किसी कंपनी ने आपके स्टैंडर्ड सेट किया, वो आपका हो गया फॉर्मली। इनफॉर्मली कि आप किस तरीके से इनफॉर्मल वे में लोगों के लिए को करिकुलर एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करा रहे हो, एंड किस जैसे कि बर्थडे सेलिब्रेशन कर लिया आपने, तो ये क्या है, एक इनफॉर्मली हो गया। म्यूचुअल इंटरेस्ट क्या है कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स है और जो पीपल की ऑर्गेनाइजेशन की है, वो क्या होना चाहिए, म्यूचुअल होनी चाहिए। मतलब दोनों की ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है और जो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्टिव है, जैसे एम्प्लॉय क्या चाहता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में अपना सक्सेसफुल करियर ग्रोथ करना, एंड ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है, जो उसका विजन है, मिशन है, उसे कंप्लीट करना। तो हमें इस तरीके से स्ट्रेटजी बनानी होती है कि दोनों के अगर गोल को अलाइन करे तो सेम ऑब्जेक्टिव हो, जैसे कि एम्प्लॉय भी अपना सेटिस्फाइड रहे। तो ये क्या है, और एथिक्स क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के एथिक्स क्या है। तो देखिए अब हम पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट्स क्या है। हमें पता है कि 3 मेजर फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं हमारी ओबी को। अब ओबी को क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं, पीपल, स्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं आप गौर करिएगा कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है 3 चीजों से बनी होती है। एक तो वहाँ जो एम्प्लॉय जॉब कर रहे हैं वो, उसके स्ट्रक्चर क्या है और कौन सी टेक्नोलॉजी वो फॉलो कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे पीपल। पीपल में क्या पढ़ेंगे, अब पीपल में पढ़ेंगे कि अब हमें पता है कि जो भी एम्प्लॉय जॉब करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो डिफरेंट ट्रेड्स होते हैं, डिफरेंट पर्सनैलिटीज होते हैं, स्किल्स अलग होते हैं, क्वालिटी, इंटरेस्ट, बैकग्राउंड, बिलीफ, वैल्यू एंड इंटेलिजेंस। इन ऑर्डर टू मेंटेन ए हेल्थी इन्वायरमेंट ऑल एम्प्लॉय, हमें क्या करना है कि सब एक डिफरेंट बैकग्राउंड से होते हैं, तो हमें क्या सबके साथ इक्वली ट्रीटेड करना है, उनके वर्क के बेसिस पे जज करना है, और ना कि उनकी ह्यूमन बीइंग के बेसिस पे जज करना है। जैसे अगर कोई पीपल है वो नेचर में थोड़ा स्ट्रिक्ट है लेकिन उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, और कोई है उसकी परफॉर्मेंस खराब है लेकिन द वे ऑफ टॉकिंग इज वेरी पोलाइट, तो हमें क्या है कि हमें दोनों चीजों को मतलब रखना है। लेकिन अगर हमारी प्रायोरिटी टास्क परफॉर्मेंस कंप्लीट करना है तो हमें उसकी परफॉर्मेंस की बेसिस पे जज करना होगा, ना कि उसकी बिहेवियर की बेसिस पे। एंड कोई ड्रेस कोड को आपने देख लिया, कोई अच्छी से ड्रेस कोड मतलब ड्रेस अच्छे से पहन के आ रहा है लेकिन उसकी परफॉर्मेंस बहुत पुअर है, लेकिन कोई ड्रेस इतना इफेक्टिव नहीं है लेकिन परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, तो हम उसकी ड्रेस को लेकर जज नहीं करेंगे, हम उसकी परफॉर्मेंस को लेकर जज करेंगे। तो ये क्या है कि 3 मेजर फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं पीपल, स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी। जैसे पीपल हो गया, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, क्या हमारा लेआउट कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन का अरेंजमेंट कैसा है, लोगों के साथ रिलेशनशिप कैसा है, स्ट्रेटेजी कैसी है किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। तो ये सारे क्या है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। अब आता है हमारा टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या है कि अगर कोई भी चीज है तुम साइंटिफिकली या प्रैक्टिकली उसे इम्प्लीमेंट कराना चाहते हो ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, क्या वो आपके वर्क पे, परफॉर्मेंस पे अफेक्ट कर रही है, तो वो राइट डायरेक्शन में होनी चाहिए। ऐसा नहीं टेक्नोलॉजी आपके रॉन्ग डायरेक्शन अफेक्ट कर रही है। मतलब अगर आप कोई टास्क कर रहा है एम्प्लॉय, अगर आप उसका टेक्नोलॉजी का ऐड कर देते हो तो उसकी परफॉर्मेंस और इम्प्रूव होने चाहिए, और जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहनी चाहिए। एंड इसमें क्या होता है कि जो टेक्नोलॉजी होती है वो एक मेजर रोल प्ले करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, कि कहते हैं ना हर ऑर्गेनाइजेशन को एक अपडेटेड वर्जन होना चाहिए। ऐसा नहीं है, जैसे मैं आपको नेट के बारे में बताती हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपने एक सिलेबस देखा और उसको प्रॉपर फॉलो कर लिया और पढ़ लिया। आपको अपडेट रहना चाहिए कि इस टाइम किस तरीके से और क्वेश्चन अपार्ट फ्रॉम सिलेबस ऐड होते हैं, तो हमें उस चीज को फॉलो करके पढ़ना। क्योंकि जो कहते हैं ना मोस्टली लोग कट ऑफ 50-60 की क्राइटेरिया में रह जाते हैं, लेकिन जो 60% अब जाते हैं वो वैसे उनका एडवांटेज यही होता है कि जो सिलेबस है उन्होंने, जो सिलेबस के बाद भी कुछ टॉपिक्स हैं उनको भी अच्छे से स्टडी किया हुआ है, अच्छे से फॉलो किया हुआ है। और जो लोग 60% क्राइटेरिया, जो जनरल लोग हैं जो कि ऑलमोस्ट सारे नेट क्वालिफाइड करते हैं, उनमें और जेआरएफ में इतना ही डिफरेंस रह जाता है, क्योंकि वो अपनी एक्स्ट्रा भी कुछ चीजों को अपडेट रहते हैं। तो हमें क्या है कि अपडेट रहना चाहिए रियल लाइफ में भी, और ऐसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन का भी, ऑर्गेनाइजेशन का जो बिहेवियर है वहां पे भी। अब देखिए पीपल हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, उनमें एक कॉमन चीज है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, इन्वायरमेंट क्या है कि एक कंपनी में 2 तरह का इन्वायरमेंट होता है। पहला हो गया आपका इंटरनल,
और दूसरा हो गया आपका एक्सटर्नल। इंटरनल इन्वायरमेंट हो गया कि कंडीशन क्या है, फैक्टर क्या है, क्या एक्टिविटी है जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं, आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं। एक्सटर्नल क्या हो गया, जो आउटसाइड फैक्टर हैं जो हमारी कंपनी की एबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, जैसे पेस्टल हो गया, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये सारे एक्सटर्नल हो गया। एंड इंटरनल इन्वायरमेंट जैसे कि सॉर्ट हो गए, स्ट्रेंथ क्या है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, वीक क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट्स क्या है, क्या आपकी पॉलिसी बनाई है। तो इनसे क्या होता है कि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है उन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, लेकिन जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन को, उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं और हम उसे चेंज कर सकते हैं। तो ये क्या है, हमारे इन्वायरमेंट है, ये हमारे हमने डिटरमिनेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे, पीपल, स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, और जो कि ये तीनों रिवॉल्व होते हैं हमारे विद इन इन्वायरमेंट। अब हम इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे कि हमें जरूरत क्यों पड़ी ओबी की। तो देखिए जरूरत क्यों पड़ी हमें, क्योंकि ये हमें हेल्प करता है अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, एम्प्लॉय को किसी तरीके से हम कहते हैं ना, एक होता है इंट्रापर्सनल, एक होता है इंटरपर्सनल। इंट्रापर्सनल होता है विद इन बिहेवियर, मतलब जैसे मैं ह्यूमन बीइंग हूँ तो मैं खुद को एनालिसिस करूँ, मेरा बिहेवियर क्या है ऑब्जर्व करूँ, फिर उसे करेक्ट करूँ। इंटरपर्सनल बिहेवियर हो गया, आप अपने कलीग, आप अपने सुपीरियर, आप अपने सबॉर्डिनेट के साथ किस तरीके से रिलेशनशिप को शेयर करते हो, तो हमें पता चलता है कि उसका बिहेवियर कैसा है, तो ये हेल्प करता है कि जानने में। और ये हमारा हर किसी के इंडिविजुअल बिहेवियर को भी हम इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उसका टूवर्ड द टास्क कैसा बिहेवियर है, लॉयल्टी कितना है, ट्रस्ट कितना है, उसकी परफॉर्मेंस किस तरह की है, तो ये इंपॉर्टेंस में आ जाता है। और ये क्या है, हमेशा बैलेंस करके रखता है कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप एंटरप्राइज में, मेंटेनिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्योंकि अगर हम एम्प्लॉय के बिहेवियर को जान सकेंगे, अगर एम्प्लॉय के बिहेवियर को पता है, ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर पता है, तो कहीं ना द चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑटोमेटिकली रिड्यूस। सो इट्स ऑल्सो मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन। और ये हमारी मार्केटिंग में भी हेल्प करता है। अब देखिए मार्केटिंग में कैसे हेल्प करता है, आप कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन में, आपको पता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर कैसा है, तो आप जब भी कभी भी रिक्रूट करोगे या कभी भी R&D करोगे या फिर कभी भी हायर करोगे किसी एम्प्लॉय को या कभी सेल करोगे किसी भी प्रोडक्ट को, तो आपको क्या है कि बिहेवियर एम्प्लॉय का, इंडिविजुअल का पता है। तो इससे क्या, ये हेल्प करता है कि किस तरीके के मार्केट में हमें जाना चाहिए, किस तरह के लोग हैं, डेमोग्राफिक फैक्टर क्या हो सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे मार्केटिंग में हेल्प करता है। और ये हमारे सबॉर्डिनेट्स को भी हेल्प करता है कि किस तरीके से, अगर हमें उनका बिहेवियर पता है तो उनके बिहेवियर को अगर कुछ ड्रॉबैक्स है तो हम उन्हें करेक्ट करके हम उन्हें इनहेंस बता सकते हैं कि आप में ये वीकनेस है, आप अगर इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आप अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हो और अपना हाई करियर ग्रोथ पा सकते हैं। एंड अगर कोई भी चेंजेस करना हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में, अगर हमें वो भी पता है, बिहेवियर पता है, तो हम उसे ईजिली चेंज कर सकते हैं। और ये हमारी किस तरीके से, कहते हैं ना, ये इट हेल्प करता है कि ह्यूमन बिहेवियर कैसा है, तो उसकी क्या यूजेबिलिटी है, तो किस तरीके से वो ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, ये इजी बना देता है हमारा। एंड इट्स ऑल्सो हेल्प इन मेकिंग द ऑर्गेनाइजेशन इज मोर इफेक्टिव। अब हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की स्कोप। देखिए स्कोप क्या है कि बहुत ब्रॉड स्कोप है। इसमें हम इंडिविजुअल बिहेवियर के बारे में भी पढ़ते हैं, इंटर इंडिविजुअल बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं एंड ग्रुप बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमें क्या क्या स्टडी करना है, इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी कैसी है, उसका लर्निंग एटीट्यूड्स कैसा है, उसकी लर्निंग कैसी है, उसका मोटिवेशन कैसा है, जॉब सेटिस्फेक्शन क्या है। देखिए हम इन सबको एक टॉपिक वाइज हर आगे की जो अपकमिंग वीडियो होंगी उनमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि पर्सनैलिटी क्या है, कितने पर्सनैलिटी फैक्टर कौन कौन से होते हैं, लर्निंग प्रिंसिपल क्या होते हैं, एटीट्यूड के टाइप्स क्या होते हैं, मोटिवेशन क्या होता है, कौन कौन सी थ्योरी होती है, कंटेंट बेस्ड होती हैं या फिर सिचुएशन बेस्ड थ्योरी कौन सी होती हैं, जॉब सेटिस्फेक्शन क्या होता है। इनको क्या है, स्कोप है, इसका बहुत ब्रॉड स्कोप है। हम पूरा इंडिविजुअल के बिहेवियर के बारे में डिटेलिंग से स्टडी करेंगे। फिर आता है इंटर इंडिविजुअल बिहेवियर। इंटर इंडिविजुअल बिहेवियर में क्या है कि हम क्या करते हैं कि एक तो हम एक इंडिविजुअल, मतलब जैसे मैं हूँ, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन, मेरी लर्निंग क्या है, मेरा पर्सनैलिटी क्या है, मेरा मोटिवेशन क्या है, मैं कितने लेवल तक जॉब सेटिस्फाइड करती हूँ, ये सारी चीजें हम अपने एक परसेप्शन क्या है मेरा टूवर्ड द जॉब, टूवर्ड द ऑर्गेनाइजेशन, टूवर्ड द मी माई सेल्फ। एंड इंटर इंडिविजुअल बिहेवियर में क्या होगा, हम एक दूसरे के जो सबॉर्डिनेट है, हमारा सुपीरियर है,
उन लोगों का इंटरेक्शन कैसा है, कम्युनिकेशन कैसा है, लीडरशिप क्वालिटी क्या है, ग्रुप डायनामिक्स क्या है, ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट क्या है, पावर पॉलिटिक्स क्या है, ये क्या है इंटर इंडिविजुअल बिहेवियर। मतलब जब हम दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं तो हमारी जो ग्रुप डायनामिक्स क्या हो सकते हैं, फॉर्मल ग्रुप क्या है, इनफॉर्मल ग्रुप क्या है, हमारी कोहेसिवनेस ग्रुप के लिए कितनी है। तो ये सारी चीजें हम इंटर इंडिविजुअल बिहेवियर में स्टडी करेंगे। और लास्ट आता है ग्रुप बिहेवियर। ग्रुप बिहेवियर में क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। मतलब इसमें हमने पढ़ा, ऊपर में हमने सिर्फ एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय के बारे में पढ़ा, दूसरे में हमने दो लोगों के बारे में, इसके सबऑर्डिनेट, उसके साथ में जो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं उनके बारे में। ग्रुप बिहेवियर क्या होगा कि हमने स्टडी करेंगे किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का, कहते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर कह सकते हो आप इसे। जब ये तीनों चीज मिलती हैं जब जाके ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर हमारा बनता है। तो हम ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से फॉर्म करेंगे, स्ट्रक्चर क्या है, क्या इफेक्टिवनेस होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन की, अचीवमेंट्स क्या है, ग्रुप एफर्ट कितना, हमारा जो ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय है वो एफर्ट कर रहा है जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के गोल है वो अचीव हो रहे हैं, और हाउ ग्रुप बिहेव कैसे करता है, स्ट्राइक हो गया, रैली हो गया, ये सारे ग्रुप बिहेवियर है। एंड ये सारी चीजें हमने स्कोप में कंप्लीट करी। और आपको पता है कि हमारा जो स्कोप होता है वो बहुत ब्रॉडर होता है। तो हमारा ये आपको पता है कि एलिमेंट्स जो होते हैं, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, अच्छे से ओबी का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, डिटरमिनेंट्स क्या होते हैं वो समझ में आ गया होगा। जैसे डिटरमिनेंट्स हमने पढ़े, नेचर पढ़ा, पीपल का नेचर पढ़ा, टेक्नोलॉजी पढ़ी, स्ट्रक्चर पढ़ा ऑर्गेनाइजेशन का, इन्वायरमेंट पढ़ा, और हमने कंसेप्ट पढ़ा, स्कोप पढ़ा, इम्पोर्टेंस पढ़ी। ओबी का मतलब यही होता है कि हम किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर को जाने, ग्रुप ऑफ बिहेवियर को जाने और ऑर्गेनाइजेशन को बिहेवियर को जाने, जिससे क्या हो गया हमें वो हेल्प करे उसकी इंडिविजुअल की ग्रोथ को डेवलप करने में, उसकी जो ग्रोथ को अलाइन करे जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, जिससे कि हम दोनों का म्यूचुअल इंटरेस्ट के बेसिस पे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को अचीव कर सके और अपना जो विजन है, मिशन है हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, उसे हम फुलफिल कर सके। तो हमने जो भी इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में जो लीडरशिप हो गया, कम्युनिकेशन हो गया और हमारा ग्रुप डायनामिक्स हो गया, ये सारी चीजें हम जो इंडिविजुअल बिहेवियर है उनकी हम हर एक किसी टॉपिक पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपकमिंग वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा जिन लोगों को नीड है कोई भी कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। और हम यहाँ पे कोड 55 का जो सिलेबस है, जो कि जून में अपकमिंग एग्जाम है, उसका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।